आपकी स्ट्रैटेजी इन चुनावों के लिए मैं समझना चाहती हूँ। 10 नवंबर के बाइपोल की हार के बाद क्या आपने स्ट्रैटेजी बदली? आपने ये सोचा कि बीजेपी के साथ अब सीधा मुकाबला करना होगा ना, क्योंकि म्युनिसिपल चुनाव में उन्होंने अपने शीर्षस्थ नेताओं को जमीन पर उतार दिया। आप लोगों ने पोस्ट 10 नवंबर क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? क्योंकि ये देखिए, ये 30 सीटों का नुकसान सीधा दिख रहा है। 99 थे आप पिछली बार, तो समझ लीजिए 37 सीटों के आसपास का। मैम, इसका बहुत ज़्यादा रीजंस है। एक तो बाय डिफॉल्ट बीजेपी हैज़ बिकम द अपोनेंट, बट यू शुड रिमेंबर कि सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी स्टिल इज MIM, नॉट बीजेपी इन हैदराबाद टुडे। व्हेन यू लुक एट द नंबर्स, पहले TRS है, नेक्स्ट MIM है, नेक्स्ट बीजेपी है, तो ऐसा हालत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो अनटाइमली डेथ हो गया, जी मैम, अभी बराबर चल रहा है, बट MIM वॉज द लार्जेस्ट टिल आई सॉ द नंबर लास्ट टाइम। एनीवे, कांग्रेस का जो डेथ है, बिल्कुल कांग्रेस का डेसिमेशन जो है हैदराबाद में, उसके वजह से बाय डिफॉल्ट बीजेपी को थोड़ा स्पेस मिला है, बट दैट डजंट मीन कि वो हमारे वोट बैंक आ जाएंगे। कल को जब पूरे तेलंगाना के लेवल पे इनके जो ख्वाब है वो तो बराबर हम क्रश करके छोड़ेंगे। हमने बहुत काम किया हमारे लोगों के लिए, हमारे लोग भी हमारे साथ खड़े रहेंगे। और बीजेपी के जितने भी ये कैंपेन है, हंगामा है, जुमले है, झूठ बोलने की जो आदत है मैम, इसको हैदराबाद की जनता ने आज रोक लगाया है। कल के दिन पूरी तेलंगाना की जनता इन पे रोक लगाएगी। आप तो KCR की बेटी है, इसलिए बहुत करीब से देखती होंगी। हैदराबाद में भी ये बात होती है कि बड़ी कोजी रिलेशनशिप है उनकी ओवैसी साहब के साथ, और अमित शाह ने तो वहां जाकर सीधा कहा कि इलू इलू चलता है इनका। मैम देखिए, किसका किसके साथ रिलेशन है आज देश भर की जनता जानती है। मैं ज़्यादा इस पे बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि MIM एक बात फ्लोट करती है, उसको बीजेपी एग्रीवेट करती है। ये दोनों तू मैं करते हैं, दोनों सीट जीतने का प्रयास करते हैं। वो हैदराबाद के इलेक्शन में भी साफ दिख रहा था। एक ही पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात किया TRS ने हैदराबाद में, और जनता TRS के साथ आज है। तो आप ये बात समझ के चलिए मैम, ये जितना भी तू मैं कर ले, जितना भी आपस में एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग से चले, ऊपर ब्लेम TRS को करे, ये सब तो जनता ने देखा है, इसीलिए जनता ने TRS के साथ दिया है। तो आप रिजल्ट देख लीजिए, कोई किसी पे आरोप लगाने से तो कुछ नहीं होगा ना। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में तो नई ऊर्जा आएगी। ये अगर 43 और 43 का ये आंकड़ा आ रहा है, तो इसका अर्थ आप समझ रही हैं कि कविता जी, इसका अर्थ ये है कि जब भी वो फुल फ्लेजेड इलेक्शन कैंपेन अपने शीर्षस्थ नेताओं के साथ करते हैं, जिसमें JP नड्डा, योगी आदित्यनाथ और साथ ही अमित शाह उतरते हैं, तो उनको नतीजे भी मिलते हैं। 4 to 43 बड़ा लीप है। मैम मैं क्या बोल रही हूँ, 4 to 43 अच्छा लीप है, बीजेपी कार्यकर्ता को ऊर्जा मिल सकती है, लेकिन ये ऊर्जा यहीं तक रहेगा। आगे चल के जो तेलंगाना में इलेक्शन होने वाला है, या हैदराबाद में भी इनको सीट बराबर मिले हैं, लेकिन इनका जो अल्टीमेट गोल था वो हमने नहीं होने दिया। तो आगे चल के भी इनका अल्टीमेट गोल क्या है? तेलंगाना में बीजेपी को गवर्नमेंट में आना है। 2023 पर नजर है इनकी, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता कोई कम नहीं है। कविता जी, 2023 पर इनकी नजर है, और भाग्य लक्ष्मी मंदिर से लेकर भाग्य नगर बनाने तक नजर बहुत फोकस्ड है। मैम मैं बोलती हूँ, ये 2 साल है। मैं आज आपके सामने बीजेपी से ये डिमांड करती हूँ कि ये 2 सालों में आप हैदराबाद के लिए क्या करेंगे, तेलंगाना के लिए क्या करेंगे, वो करके दिखाइए, तो मुकाबला अच्छा होगा ना। आप आओगे, पोलराइजेशन के बातें करोगे, हम डेवलपमेंट के बातें करेंगे, वो बराबर का मुकाबला कहाँ से हुआ? तो आप इश्यू पे बात करिए। इश्यू बात नहीं करते हैं, कुछ भी जुमलाबाजी करते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा तो टक्कर अच्छा नहीं है ना। तो मैं क्या बोलती हूँ, फाइट शुड बी बिटवीन इक्वल्स, फाइट शुड बी फेयर। अगर फेयर होना है तो लेट देम ऑल्सो टॉक अबाउट प्रोग्रेस, लेट देम ऑल्सो टॉक अबाउट डेवलपमेंट, देन फाइट में अच्छा रहेगा। लेकिन आज TRS कार्यकर्ता जो हैदराबाद के मेयर के सीट पे TRS बैठी है, हम में भी ऊर्जा कोई कम नहीं है। हम तो अच्छा मुकाबला देंगे, अच्छे से लड़ेंगे, और 2023 में वापस TRS पार्टी ही तेलंगाना में गवर्नमेंट में आएगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल। अभी तक के अंक गणित के हिसाब से जो पूरा इलेक्टोरल रोल है, उसमें आपको शायद किसी दूसरी पार्टी की जरूरत ना पड़े मेयर की कुर्सी के लिए, लेकिन बीजेपी बार बार यह आरोप लगाती है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो विरासत की पॉलिटिक्स लड़ती हैं, और इसमें वो आप पर भी
हमला करते हैं, इस पर आपका क्या जवाब होगा? क्योंकि केसीआर देखिए पुरोधा थे पूरे तेलंगाना मूवमेंट के, राज्य अलग बना, उनकी पॉलिटिक्स चली और अब आप पार्टी की तरफ से फील्ड की जा रही है। तो ये जो विरासत वाली पॉलिटिक्स पर बीजेपी हमला करती है, इस पर आपका क्या जवाब होगा? कविता जी। जो अब तक मैंने कहा वही बीजेपी करती है ना मैम, इश्यू पे बात नहीं करती है, केसीआर साहब के परफॉर्मेंस पे बात नहीं करती है, विरासत वाले पॉलिटिक्स पे बात करती है। अगर विरासत वाले पॉलिटिक्स की ही बात करना है तो अलग अलग राज्यों में आज क्या हो रहा है वो देखिए। मध्य प्रदेश की क्या हालत है, सिंधिया जी को आपने लिया है, उनका पूरा फैमिली ऑलरेडी बीजेपी में है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में फैमिली पॉलिटिक्स नहीं है, राजनाथ सिंह जी के बेटे नहीं है क्या? ऐसे हजारों का लिस्ट है, पूरे बीजेपी का गली लीडर से लेके दिल्ली लीडर तक बात करेंगे तो बीजेपी में भी फैमिली पॉलिटिक्स है। इंडिया में हर पार्टी में फैमिली पॉलिटिक्स है, ये पुराना मुद्दा है, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में जो परफॉर्म करता है वो रहता है, जो परफॉर्म नहीं करता है वो जाता है। टीआरएस पार्टी आज परफॉर्म कर रही है तो है, रहेगी। आगे चल के बीजेपी जो बोलना चाहेगी वो परफॉर्मेंस बेस्ड, डेवलपमेंट बेस्ड बोलेंगे तो वो आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। अल्टीमेटली मैम क्लोजिंग में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज तक तेलंगाना एक नया राज्य है, तेलंगाना राज्य फॉर्म होके 6 साल हो गए हैं। इन 6 सालों में हमने जो 60 इयर्स में डेवलपमेंट नहीं हुआ, हमने ये 6 साल में करके दिखाया है। ये मैं नहीं बोलती हूँ, एफसीआई बोलती है, क्योंकि पहले हम नंबर 20 या 21 में थे अनाज के प्रोडक्शन में। टुडे वी आर नंबर 2 आफ्टर पंजाब because we have taken up serious reforms in farm sector. So we have done some true development here. बट बीजेपी अगर एक भी आंकड़ा ऐसा बताना चाहती है तो उनके पास कुछ नहीं है आज देश में बताने के लिए। तो कल को ये तेलंगाना में भी आएंगे तो मुकाबला हमारा जुमले से नहीं फैक्ट से करना होगा। उस टाइम पे उनके पास कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए मैं कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ, विश्वास के साथ बोलती हूँ, जैसे आज हमने हैदराबाद जीता है कल तेलंगाना को भी जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है।